नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल के साथ मैं हूं सपना सिंह और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं पुणे और देश दुनिया की सारी खबरें। आज सभी जगहों पर हुई श्री के विसर्जन की शुरुआत। परंपरा के अनुसार इस साल भी महापौर ने लोकमान्य तिलक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद पुणे में गणरायों का विसर्जन शुरू हुआ। हर साल पुणे के मेयर द्वारा लोकमान्य तिलक की मूर्ति पर एक माला रखी जाती है। इसके बाद आरती और विसर्जन जुलूस होते हैं। इस वर्ष परंपरा के अनुसार मंडई चौक पर लोकमान्य तिलक की प्रतिमा का पुणे के मेयर मुरलीधर मोहन ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके बाद महापौर कस्बा गणपति को माला पहनाई गई और सुबह 11:30 बजे पुणे के पहले कस्बा गणपति का विसर्जन किया गया। पुणे में श्रद्धालुओं की भीड़ को रोकने के लिए नगर निगम ने किया पुलिस बंदोबस्त। नगर निगम और पुलिस ने गणपति विसर्जन की पूरी व्यवस्था की है ताकि मंगलवार यानी कि आज के दिन गणेश विसर्जन के मौके पर कोई भीड़ ना हो। नदी के घाटों जहां टैंक है वहां के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर होगी, इसलिए लोगों को भीड़ नहीं करनी चाहिए। सोमवार को मेयर मुरलीधर मोहन ने इसकी अपील की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने पुलिस आयुक्त से इस विषय पर चर्चा की है। इस वर्ष शहर में गणेश उत्सव मनाते हुए नगर निगम ने विसर्जन के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। गृहस्थ गणपति के घर के अनुसार नगर निगम ने सार्वजनिक निकायों से अपील की है कि वे मूर्ति को मंडप में ही विसर्जित करें। उत्सव के अंतिम चरण में सड़कों पर भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। 5वें और 7वें दिन 1.5 दिन सहित नदी नालों और घाटों में विसर्जन की शिकायतें हैं। इसके कारण अनंत चतुर्दशी पर ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और लोग सड़कों पर नहीं आएंगे। नगर निगम ने इसकी योजना बनाई है। नदी के किनारे घाटों और कुंडों पर लकड़ी के बांस के खंभों के साथ सड़कें बंद कर दी गई हैं। काम पूरा हो गया है। महापौर मुरलीधर मोहन ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस इस जगह पर नगर निगम के कर्मचारियों के साथ तैनात रहेगी। इस साल गणपति विसर्जन का जुलूस देखने को मिला बिना ढोल ताशे के। विसर्जन जुलूस ने कहा कि एक पालकी में बैठे हुए गणराय की छवि, सड़कों के दोनों ओर खड़े हजारों भक्तों और ढोल ताशा मंडली के लयबद्ध वादन जो उनके उत्साह को बढ़ाती है, आंखों के सामने खड़ी हो जाती है। इस बार हालांकि तस्वीरें दिखाई नहीं देंगी। परिणाम स्वरूप संगीतकारों के हाथ कांपते रहे, मन बेचैन है। ढोल की आवाज के साथ जुलूस शुरू होते ही माहौल बदल जाता है। भक्ति का यह बुखार पुणे की सड़कों पर अगले कई घंटों तक महसूस किया जा सकता है। एक विशेष आकर्षण युवा बच्चे हैं जो चौराहे पर टावरों पर ताशा खेलते हैं। मराठी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की भागीदारी, झांझने आने वाली आवाज, ऊंचे नाचते झंडे और हजारों भक्तों द्वारा मोरया मोरया की घोषणा सभी अद्भुत है, लेकिन इस साल इसका कोई भी अनुभव नहीं किया जाएगा। इससे संगीतकारों को निराशा हुई है। वर्क फ्रॉम होम करने से बड़ी बवासीर की समस्या, पुणे के एक सर्वेक्षण में जानकारी आई सामने। घर से काम करने वाले पुरुषों में बवासीर की संख्या पिछले 3 महीनों में बढ़ी है। एक सर्वेक्षण के अनुसार यह भी देखा गया है कि एक पंक्ति में 3-4 घंटे एक ही स्थान पर बैठे रहना एक दुष्प्रभाव है। मार्च में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लॉकडाउन शुरू हुआ। पुणे में हैंड हीलिंग हैंड क्लिनिक पर एक सर्वेक्षण किया गया था ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि यह किसी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। यह निष्कर्ष है, हम सब घर में तालाबंदी में बैठे थे। मैं 4-5 घंटे एक जगह पर बैठा रहा, चाहे वह टीवी देख रहा हो या ऑफिस में काम कर रहा हो। यह अब 4 या 5 महीने का है, क्योंकि यह सब हमारे स्वास्थ्य पर दुर्गामी प्रभाव डालता है। उनमें से बवासीर एक समस्या के रूप में उभरा है। निष्कर्षों ने कहा, लॉकडाउन में कंपनी के अधिकांश कर्मचारी ने घर से काम किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश बोकिल ने कहा कि इस अवसर पर घर और कार्यालय से काम करने का अंतर स्पष्ट हो गया। हम लगातार 2-3 घंटे घर में एक जगह पर बैठे रहते हैं। कुछ शारीरिक गतिविधियां कार्यालयों में काम करते समय विभिन्न कारणों से होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि घर से काम करते समय बहुत ज्यादा हलचल नहीं होती है। कानून के विशेषज्ञों का कहना, कोर्ट का होना चाहिए सम्मान। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना के लिए ₹1 की सजा सुनाई है। अगर वे जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 3 महीने की कैद होगी और 3 साल तक कानून का पालन नहीं कर पाएंगे।
कानूनी विशेषज्ञों ने दैनिक प्रभात से बात करते हुए इस वाक्य पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान होना चाहिए। हालांकि यह संदेश कि किसी भी सरकारी संस्था या न्यायपालिका के खिलाफ बोलने से दंडित किया जाएगा, समाज में फैल नहीं होना चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए। सार्वजनिक संस्थानों की आलोचना होगी, हालांकि यह विचार करने योग्य है कि इसे कितनी गंभीरता से लेना है। सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बोलते हुए आम नागरिकों को हर बार इसकी सजा के रूप में व्याख्या नहीं करनी चाहिए। हालांकि किसी को भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान और लोगों के अधिकारों को संतुलित होना चाहिए। आज से शुरू हुई जेईई मेंस परीक्षा। देश के आईआईटी और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान में प्रवेश के लिए अनिवार्य जेईई मुख्य परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। पुणे के कुछ परीक्षा केंद्रों पर लगभग 27,000 से 28,000 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे। जेईई मेंस परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। शीर्ष अदालत ने कोरोना की पृष्ठभूमि पर स्थगित जेईई परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। हालांकि महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों ने यह मांग की थी कि कोरोना के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव नहीं किया है। आईआईटी आईएनएस प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक दुर्गेश मंगेशकर ने कहा, एग्जाम देंगे। इस साल परिणाम बढ़ने की संभावना है क्योंकि छात्रों के पास अध्ययन के लिए अधिक समय है। अक्टूबर महीने में चरम पर होगा संक्रमण। कोविड-19 को लेकर असमंजस में केंद्र सरकार। कोविड-19 के मामलों का हर रोज 80,000 के आंकड़ों को छूने के कारण अब विशेषज्ञों में भी इस बात को लेकर मतभेद गहरा गया है कि आखिर भारत में कोविड-19 का कहर कब चरम पर होगा। ताजा अनुमानों के मुताबिक भारत में कोविड-19 का कहर अक्टूबर में चरम पर पहुंचकर नवंबर में मध्यम पड़ने लगेगा। पिछले अनुमानों पर जंगाई के बाद प्रधानमंत्री के कोविड-19 पर टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वी.के. पॉल ने कोविड-19 के पीक के सवाल पर चुप्पी साध ली है। तेजी से अनलॉकिंग और त्योहारों सीजन के सामने होने के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय को भी आशंका है कि कोविड-19 के मामलों में तेजी से इजाफा होगा। प्रतिदिन संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार जाने की तक आशंका है। अमेरिका के MIT ने जून 2020 के एक अध्ययन के आधार पर कहा था कि अगर इलाज या टीका नहीं मिला तो भारत में कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा 2021 तक 2.87 लाख प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। यह अनुमान गणितीय मॉडल के आधार पर जताया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सिरे से खारिज करते हुए कहा, गणितीय मॉडल्स में सरकारों द्वारा किए जा रहे भरसक प्रयासों और दखल का ख्याल नहीं रखा जाता है। वैज्ञानिकों का दावा, हैंड सैनिटाइजर से खत्म नहीं होता है कोरोना वायरस, ज्यादा इस्तेमाल से तैयार होते हैं नए सुपर बग। कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथों को धोने के लिए साबुन, पानी और अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल बताया गया है। कोरोना शुरू होने से लेकर अब तक लोग हैंड सैनिटाइजर का खूब उपयोग कर रहे हैं। बेशक कुछ वैज्ञानिक इसे कोरोना से बचने का प्रभावी तरीका मानते हो, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने अपने शोध में इसका इस्तेमाल खतरनाक बताया है। एक वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का अधिक इस्तेमाल करने से कुछ बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं और नए सुपरमग बन सकता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ क्लीनिंग साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड के प्रमुख एंड्रयू कैंप ने कहा, यह सभी अभी तक साबित नहीं हुआ है कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर कोविड-19 का कारण बनने वाले वायरस को मार सकता है। सुशांत की बहन को भी पता था इस बीमारी के बारे में, कथित व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है। अब सुशांत की बहन मीतू सिंह और उनके वकील श्रुति मोदी का एक कथित व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। चैट के मुताबिक सुशांत की बहन को सुशांत की बीमार होने के बारे में पहले से जानकारी थी। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार कथित चैट वायरल होने के बाद सुशांत के फैमिली पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अब तक सुशांत के परिवार उनके बीमार होने की जानकारी से इनकार करते थे, लेकिन इस चैट में बीमारी और प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बातचीत हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कथित चैट में मीतू सिंह सुशांत के मैनेजर श्रुति मोदी से दवाई और प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पूछताछ कर रही हैं, जिसके बाद वे पूरे मामले की जानकारी भी लेती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सुशांत के परिवार को इसकी जानकारी पहले से थी। बता दें कि रिया चक्रवर्ती से आज 5वें दिन पूछताछ करेगी। रिया से अब तक 35 घंटे की पूछताछ सीबीआई कर चुकी है। वहीं रिया के भाई शौविक से भी सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। वहीं ईडी की टीम ड्रग कनेक्शन को लेकर कारोबारी गौरव आर्या से आज दूसरे दिन पूछताछ करेगी।
इससे लोन मोरिटोरियम हुआ खत्म, महंगी होगी विमान यात्रा। देश में मंगलवार से कुछ अहम बदलाव अमल में आए हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर फाइनेंस तक के जुड़े हैं। इन बदलाव में लॉकडाउन हटाने के चौथे चरण यानी अनलॉक 4 के नियम भी शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने कुछ नए प्रावधानों का ऐलान अगस्त माह में किया था, जो 1 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं। आरबीआई द्वारा घोषित लोन मोरेटोरियम यानी ईएमआई के स्थगित की अवधि 31 अगस्त को खत्म हो गई। लॉकडाउन में कर्जदारों को पैसों की कमी से राहत देने के लिए आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया था। पहले यह 3 माह के लिए थी, लेकिन बाद में इसे और 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया। बैंकों द्वारा अब मोरेटोरियम की सुविधा को आगे बढ़ाने की संभावना नहीं है। ग्राहकों को 1 सितंबर से ईएमआई चुकानी पड़ सकती है। बैंक भी इसके लिए रिमाइंडर मैसेज भेजना शुरू कर देंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों से अधिक विमान सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला किया है। इससे हवाई यात्रा और महंगी हो जाएगी। मंगलवार से घरेलू हवाई यात्रियों को एसएसएफ के तौर पर 150 रुपए के बजाय 160 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को 1 सितंबर से $4.85 के बजाय $5.2 बतौर एसएसएफ चुकाना होगा। इस राशि का इस्तेमाल पूरे देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर किया जाता है।